everyone, my name is Pooja Khichi. I am postgraduate in microbiology and a passionate science educator. Today I am going to teach you connective tissue. First of all, what is connective tissue? Connecting tissue is are named because of their special function of linking and supporting other tissues organ of the body. As per the name says, जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, कनेक्टिंग का मतलब ये टिश्यू का काम क्या होता है, ये ऑर्गन्स को टिश्यूज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. जैसे कि हमारी स्किन हो गई, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, वो हमारी बॉडी में जो एक दूसरे से कनेक्शन बनाया है, किसके थ्रू बनाया है, उन्होंने कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बनाया है. ओके और ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे. इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स इज प्रेजेंट कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट. इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. जैसे कि यहाँ पे एक सेल होगा, ये एक सेल होगा, ये एक सेल होगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये सब्सटेंस काफी पाया जाता है. और इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो इनका मेजर फंक्शन है वो कर क्या रहा है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है हमारी बॉडी को. ठीक है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमारी बॉडी को ये दे रहा है. अच्छा, और किस में काम आता है ये? ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में आपका कनेक्टिव टिश्यू वर्क करता है. एज अ इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर, इंसुलेशन की तरह काम करता है. जैसे कि आप बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा वार्म रखता है, ठीक है. और एनर्जी स्टोर, और इसकी वजह से हमें क्या मिलती है, ये एनर्जी को भी स्टोर रखता है एज अ फैट. एंड और किस में वर्क करता है ये? प्रोटेक्शन में मीन्स इट वर्क इन अ इम्यून सिस्टम. ठीक है, इम्यून सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग. कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों से मिलकर बना है. एक बने हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू में आप क्या देखेंगे, एक उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्स और एक प्रेजेंट होते हैं उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. कनेक्टिव टिश्यू, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स किस चीज से मिलकर बना है पूरा कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें आपको मिलेंगे सेल और आपको इसमें मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. इसमें प्रेजेंट होगा बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स. इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? इसमें होंगे आपके फिब्रोब्लास्ट एंड फैट सेल और आपका मैक्रोफेजिस एंड ल्यूकोसाइट एंड आपका होगा ये मास्ट सेल्स and last one plasma cell. Fibroblast, fat cell, macrophage, leukocyte, mast cells and plasma cells. इन सब से मिलकर क्या बनता है आपका कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव टिश्यू में एक और कंपोनेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या आएंगे? इसमें आएंगे आपके फाइबर्स. ये भी किस चीज से बना हुआ है मिलके? इसमें आपके इंक्लूड होते हैं बच्चे फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. इसमें आएंगे आपके फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. फाइबर्स में सबसे पहला फाइबर होगा आपका कोलेजन फाइबर. नेक्स्ट होगा आपका इलास्टिन फाइबर. क्या होगा आपका? इलास्टिन फाइबर. एंड थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर. थर्ड कौन सा होगा आपका? रेटिकुलर फाइबर.
ग्राउंड सब्सटेंस में कैसे सब्सटेंस होंगे? ये होंगे आपके पॉलीसेक्राइड्स लाइक शुगर, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, एंड आपके हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। एंड इसके अंदर होता है आपका वाटर कंटेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि कनेक्टिव टिश्यू जिस चीज से मिलकर बना है, कि इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या है, सेल है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल मैगी, हम मैगी को लेते हैं, जैसे कि मैगी में क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा सूपी मैगी। सूपी मैगी में क्या होगा, उसमें हमें नूडल्स दिखाई देंगे, ठीक है, और नूडल्स के अंदर हमें थोड़ा सा सूप नजर आ रहा है और उसके अंदर वेजीज हैं, ठीक है। जो नूडल्स हैं, आप नूडल्स को समझो कि वो फाइबर्स हैं, ठीक है, दैट इज लाइक अ फाइबर्स। तो फाइबर्स में कैसे किस तरीके के हैं, कोलेजन फाइबर है, वी विल डिस्कस करेंगे, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल में। कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है और रेटिकुलर फाइबर है, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस है, ये उसके अंदर जो मैगी में पानी सा है, जो सूपी सब्सटेंस है, ये उसी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, विस्कस फॉर्म में होता है। जैसे कि इसमें मिलेंगे आपको शुगर मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे और कुछ पानी का भी कंटेंट होगा यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे इसी के अंदर हमें सेल मिलेंगे। अब जो सेल है उसको ले लो, जैसे मैगी के अंदर आपने वेजिस डाली हैं, तो वेजिस क्या है, वो एक तरीके की सेल है। तो किस किस टाइप की सेल्स मिलेंगी, फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल। फिब्रोब्लास्ट जो फर्स्ट सेल है आपकी, फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट करती है फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। यही जो फिब्रोब्लास्ट है, यही आपके फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को सिक्रीट करती है। फैट सेल्स इज अ एडिपोज टिश्यू और एडिपोज सेल्स, ठीक है, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जहां पे भी हमें फैट स्टोर होता है, जहां पे भी हमारा फैट स्टोर होता है, वहां पे ये एक तरीके से एनर्जी स्टोर करने का ये काम करती है। ओके, मैक्रोफेजिस कहाँ पे काम आएंगे, आपके डिफेंस मैकेनिज्म में। अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आपको इन्फेक्ट करता है, तो उससे कौन लड़ता है, आपका मैक्रोफेजिस हैज फैगोसाइटोसिस इन नेचर। ओके, ल्यूकोसाइट्स आपके क्या होंगे बच्चे, ल्यूकोसाइट्स होंगे आपके डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स। ये भी आपके डिफेंस में मैकेनिज्म में वर्क करेंगे, आपकी इम्यूनिटी में वर्क करेंगे। और होते हैं मास्ट सेल्स क्या प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल्स किस तरीके से काम करता है, मास्ट सेल दो केमिकल रिलीज करता है, एक हेपरिन और हिस्टामिन, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। सबसे फर्स्ट सेल का कंपोनेंट कौन सा था, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या था सेल में, आपका फिब्रोब्लास्ट। ओके, सेल्स में क्या था बच्चों, फर्स्ट सेल जो थी वो थी आपकी फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, जो फिब्रोब्लास्ट है वो क्या सिक्रीट करेंगे, आपके फाइबर्स सिक्रीट करेंगे। ओके, इट सिक्रीट्स फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। ओके, अच्छा, अब फिब्रोब्लास्ट आपका कहाँ पे वर्क करता है, ये आपके कोगुलेशन में हेल्प करता है। जहां पे अगर आपको कोई चोट लग जाए तो वहां पे आप क्या देखते हो, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से वो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करेगा, कोगुलेशन में ये हेल्प करेगा, ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करेंगे फिब्रोब्लास्ट के सेल्स। ओके, सेकंड आपका कौन सा सेल था, आपका सेकंड आपके सेल थे फैट सेल्स, ठीक है। फैट सेल्स आगे हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू में। बाकी जो आपके फैट सेल्स होते हैं, फैट सेल स्टोर एनर्जी, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो बच्चों,
इसमें क्या किया जाता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, थर्ड सेल था आपका मैक्रोफेजेस, ठीक है। और दीज आर स्टेशनरी सेल्स, मतलब कि फिब्रोब्लास्ट एंड फैट सेल्स, ये दोनों के दोनों जो सेल है वो एक स्टेशनरी सेल है, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो यहाँ से वहां माइग्रेट नहीं करते, ठीक है। ये जहां पर प्रेजेंट है ये वहीं पर ही प्रेजेंट रहेंगे, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। बट आपके मैक्रोफेजेस, ठीक है, और आपका ये ल्यूकोसाइट्स, फिफ्थ वन इज mast cell and sixth one is plasma cell. All these are migrating cells, हम इनको क्या बोलते हैं, migrating cells। ये सारे के सारे कौन से सेल्स है, माइग्रेटिंग सेल्स, क्योंकि ये वहां पे पहुंच जाती है, ये सेल्स वहां पहुंच जाती है जहां पे कोई इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इनका मेजर जो रोल है वो किस में है, इम्यूनिटी बिल्ड करने में, इम्यून सिस्टम में, हमारा सेल्फ डिफेंस दिखाने में इनका काफी रोल है, ठीक है। अगर मैं मास्ट सेल की बात करूं तो मास्ट सेल दो केमिकल रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है वो हेपरिन, और एक केमिकल रिलीज करता है वो हिस्टामिन। ओके, हेपरिन जो होता है ना, किसी इन्फेक्शन, कोई भी हमारे अंदर पार्टिकल आया तो हमारी बॉडी उस तरीके, हमारी बॉडी उसमें रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। हमारी बॉडी बताती है कि आपको कुछ काट गया या फिर आपको किसी तरीके का कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो उसमें क्या होता है, जो मास्ट सेल्स होते हैं, हेपरिन क्या काम करता है, हेपरिन रिलीज करता है, इसके साइटोप्लाज्म में हेपरिन प्रेजेंट होता है, वो इसको रिलीज करता है। और हेपरिन क्या काम करेगा, हेपरिन एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। वो क्या काम करेगा बच्चों, वो यहाँ पे ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता, ठीक है, ब्लड को वो कोगुलेट होने, मतलब एक तरीके से जमने नहीं देता, ठीक है। और हिस्टामिन, हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन एक्ट एज अ वैसो डायलेटर। ये कैसे काम करता है, वैसो डायलेटर, मतलब कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वैसो डायलेटर। और ये एक्ट करता है इन्फ्लेमेटरी एक्शंस में, रिएक्शंस में। जो इन्फ्लेमेशंस रिएक्शंस होती हैं, जो रेडनेस हो जाती है, वो किसकी वजह से हो जाती है, हिस्टामिन की वजह से हो जाती है। तो ये क्या शो करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ओके, ये क्या शो करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। नेक्स्ट है आपके प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, ये भी हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, इम्यूनोलॉजी का पार्ट है ये। प्लाज्मा सेल्स एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन के साथ फाइट करती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था आपका, नेक्स्ट कंपोनेंट था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेकंड कंपोनेंट था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में थे आपके फाइबर्स। फाइबर्स में फर्स्ट फाइबर कौन सा था बच्चों, फर्स्ट फाइबर था आपका कोलेजन फाइबर। ओके, कोलेजन फाइबर। अब जो कोलेजन फाइबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन व्हाइट इन कलर, ठीक है, इट इज इन व्हाइट इन कलर। तो ये कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। ये कैसे कलर का हमें दिखाई देगा बच्चों, व्हाइट कलर का। और ये क्या करेगा, ये कोलेजन क्या काम करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
और जो कोलेजन होता है वो काफी थिक होता है, ठीक है। ये जो फाइबर है ये कैसा होता है, ये थिक फाइबर होता है, एक तरीके से ये थिकेस्ट फाइबर है, ठीक है। ये कैसा फाइबर है, ये थिकेस्ट फाइबर है, ओके ओके। और एक चीज और है, ये कैसे प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट इन बंडल्स। कैसे प्रेजेंट होगा, ये बंडल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इलास्टिन फाइबर। नेक्स्ट क्या है आपका, इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिन फाइबर कैसा होता है, ये थोड़ा थिक होता है। सबसे ज्यादा थिक कौन सा होता है आपका, कोलेजन फाइबर, ये उससे थोड़ा सा कम थिक होता है, ठीक है। तो आप इसको थिन की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कैसा होता है बच्चों, ये थिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इलास्टिन फाइबर कैसे कलर का होता है, ये होता है आपका येलो कलर का। कैसे कलर का होता है ये, येलो इन कलर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जहां पे भी हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी चाहिए, ठीक है, जहां पे भी हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी चाहिए, ये इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि ब्लड वेसल्स में क्या चाहिए आपको, इलास्टिसिटी चाहिए, तो वहां पे क्या होंगे आपके इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर सबसे थिनेस्ट होते हैं, ये सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इनका जो कलर होता है ये कलरलेस होते हैं, बट स्टेनिंग के बाद, आफ्टर स्टेनिंग इट अपीयर्स इन अ ब्लैक कलर, ठीक है। ये कैसे नजर आते हैं हमको, ब्लैक कलर के नजर आते हैं। तो ये आफ्टर स्टेनिंग ब्लैक इन कलर, ठीक है। ये कैसे कलर के दिखाई देते हैं हमको, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। अब रेटिकुलर फाइबर्स का काम कहाँ पे होता है, मेजरली जो इनका वर्क होता है वो इम्यून सिस्टम में वर्क होता है। ये कि कहाँ पे काम होता है इनका, प्रोटेक्शन में काम होता है, ठीक है। इनका मेजर काम कहाँ होता है बच्चों, प्रोटेक्शन में इनका वर्क होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके रेटिकुलर फाइबर्स, ये आपके प्रेजेंट होते हैं लीवर में, ठीक है, स्प्लीन में, और आपके प्रेजेंट होंगे जहां पे भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए होगी, लिम्फ नोड में। नाउ वी विल डिस्कस इट्स डायग्राम, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। कोलेजन फाइबर, मैंने क्या बताया, कोलेजन फाइबर सबसे थिकेस्ट फाइबर होते हैं। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, ये ऐसे होते हैं, ये बंडल की शेप में होंगे। कैसे होंगे, ये बंडल होगा, ठीक है, जैसे ये रहा बंडल और यहाँ पे ये रहा बंडल, ओके। तो ये क्या है आपका कोलेजन फाइबर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर थोड़े से कैसे होते हैं, इससे तो पतले ही होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं बच्चों, वो थिन होते हैं, वो थोड़े ऐसे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, और लास्ट वन इज रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर बिल्कुल ही पतले होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, आप इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके कोलेजन फाइबर, और ब्लू वन इज इलास्टिन फाइबर, एंड ये वाली कौन सी है आपकी, रेटिकुलर फाइबर। ओके, और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये जो रेटिकुलर फाइबर है, सॉरी हाँ, रेटिकुलर फाइबर जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है। रेटिकुलर फाइबर्स कैसी होती है, यहाँ पे लिख लो आप, अनब्रांच्ड फाइबर्स होती है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी बात करूं इलास्टिन फाइबर की, तो ये कैसी होगी, ये ब्रांच्ड होगी। कैसी होगी बच्चों, ये
ये ब्रांच्ड होगी। और कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन अ बंडल, ये कैसे प्रेजेंट है यहाँ पे, बंडल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी वजह से ये ज्यादा स्ट्रेंथ दे पाते हैं, ठीक है, बॉडी को ये ज्यादा स्ट्रेंथ दे पाते हैं। और जो कोलेजन फाइबर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ दी स्किन, हमारी स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी टीवी पे, तो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट भी आती है, बूस्ट कोलेजन, और काफी कॉस्मेटिक क्रीम्स उसमें दिखा रखी होती है कि जो कि आपके कोलेजन को बिल्ड करेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, यहीं पर ही जैसे ये पूरे फाइबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके फाइबर्स हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहीं पर ही क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सब्सटेंसेस, ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे ये कुछ पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर, यहीं पर ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसी में ही मैंने क्या बताया था अभी आपको कि यहाँ पे और किस चीज से मिलकर बना है आपका कनेक्टिव टिश्यू, इसके और क्या कंपोनेंट्स है, सेल। तो यहाँ पे काफी सेल्स होंगे, जैसे कि ये रहा आपका, ये क्या है आपका, ये फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, आपके मैक्रोफेजेस हैं, ओके। यहीं पे ये क्या है, आपका ल्यूकोसाइट है, ओके। और यहाँ पे ये क्या है आपका, इसी के अंदर मैं बना रही हूँ, ये बड़ा सा है आपका न्यूक्लियस, उसका एडिपोज टिश्यू, ठीक है, या फैट सेल्स भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, मैक्रोफेज, ये है आपका फिब्रोब्लास्ट, ये है आपके ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और ये है आपकी फैट सेल या फिर एडिपोज टिश्यू, ओके। ये आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज का डायग्राम है, ये आपका है पूरा कनेक्टिव टिश्यू, फर्दर आगे कनेक्टिव टिश्यू, आगे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपका फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसकी पैकेजिंग के अकॉर्डिंग, ऑन द डिपेंडेंस ऑफ पैकेजिंग, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसमें स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, 3 टाइप्स के हैं। एक आपका अभी मैंने आपको बताया है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ओके, एंड आपका है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सीटी। आई विल कनेक्टिव टिश्यू, आई विल रिप्रेजेंट सीटी, ठीक है, फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एज पर द नेम सेज, इसमें क्या होगा, जो सेल्स होंगे, जो फाइबर्स होंगे, वो कैसे होंगे बच्चों, वो लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है। उनके बीच में आपको काफी स्पेस देखने को मिलेगा, जो उनकी पैकेजिंग होगी वो काफी ज्यादा क्या होगी, लूज लूज पैक्ड होंगे। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें सेल्स ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है, जो उसके कंपोनेंट्स अभी मैंने बताए थे उसमें आपको सेल्स ज्यादा नजर आएंगे, और जो फाइबर्स हैं वो आपको कम नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो मोर इन नंबर, ठीक है, और आपके जो फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, वो थोड़े कम है, एज कंपेयर टू सेल्स कम है, होते दोनों ही है लेकिन दोनों के कंपैरिजन में मतलब सेल्स ज्यादा होते हैं, फाइबर्स कम होते हैं। और जो सेल्स और फाइबर्स है ये ही एक दूसरे से लूजली कनेक्ट होते हैं, उसी ये क्या बनाते हैं, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, ओके, सेल्स एंड
fibers are loosely arranged. Okay, cells and fibers are loosely arranged. ओके, नेक्स्ट है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या होंगे, मैंने आपको बताया था ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ग्राउंड सब्सटेंस. यहाँ पे 3 टाइप के ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे. ग्राउंड सब्सटेंस में 3 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. ठीक है, 3 टाइप के क्या प्रेजेंट होंगे, आपके टिश्यू प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एक होता है आपका एरोलर टिश्यू, ठीक है, एक है आपका एडिपोज टिश्यू, एंड नेक्स्ट वन इज रेटिकुलर टिश्यू. ठीक है, एरोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, हाँ एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप क्या देखोगे, यहाँ पे फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा क्या नजर आएंगे, फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट नजर आएंगे. ठीक है, और क्या है यहाँ पे, अच्छा ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको 2 तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी. एक क्या होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है आपका डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, एक होगा आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड वन इज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एक प्रॉपर वे में मिलती है. यहाँ पे सेल बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट है यहाँ पे आपको बहुत ऑर्गेनाइज दिखेंगे, जैसे कि ये है आपके, ठीक है, ये कोलेजन है एक तरीके से, ये आपका एक फिब्रोब्लास्ट है. तो ये आपको काफी अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, लेकिन डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो आपकी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, वो ऐसे ही, जैसे ये आपके कोलेजन फाइबर है. ठीक है, और ये आपका सेल है, फिब्रोब्लास्ट सेल है, फिर ये आपका कोलेजन फाइबर है. तो ये इररेगुलर वे में यहाँ पे सेट होती है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे सेटिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या होगा, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा टेंडेंस एंड लिगामेंट. ठीक है, टेंडेंस और लिगामेंट में. टेंडेंस एंड लिगामेंट में. और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है स्किन पर, डर्मिस में. ये कहाँ पे देखने को मिलता है, एग्जांपल डर्मिस. ठीक है, अंडर दी स्किन, क्योंकि वहां पे जो पैकेजिंग है एक तरीके से वो इतनी रेगुलर में नहीं है, तो वहां पे आपको डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है. ठीक है, अब आ जाओ आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, यहाँ पे आपके कुछ तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपके कार्टिलेज टिश्यू. ठीक है, यहाँ पे आपकी बोन है, और ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ब्लड भी है, और यहाँ पे आपका लिम्फ भी प्रेजेंट होता है. ओके, now just we will move to the further part.
Connective tissue is further divided into three parts: loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. If we're talking about the loose connective tissue, the cells and fibers are loosely arranged. ठीक है, the cells and fibers are loosely arranged. और आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ग्राउंड सब्सटेंस दिखेंगे. और जो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. Okay, now let's move to the further. नेक्स्ट है आपका एडिपोज टिश्यू. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा है एक एरियोलर टिश्यू एंड नेक्स्ट वन इज आपका एडिपोज टिश्यू. ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका है एक आपका एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलते हैं, मैक्रोफेजेस. क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे, मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस आर वाइडली सेपरेटेड. ओके, इसके अंदर आपको मैक्रोफेजेस काफी देखने को मिलते हैं. ओके, सेपरेटेड बाय इलास्टिन कोलेजन फाइबर्स. और इसका काम क्या होता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है बच्चों, ये प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी. क्या प्रोवाइड करता है ये, इलास्टिसिटी. ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, इलास्टिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है. और ये क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ भी, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं. तो मैंने आपको जैसे बताया था कोलेजन फाइबर्स और आपका रेटिकुलर फाइबर्स और आपका ये इलास्टिन फाइबर. ठीक है, तो इसकी वजह से इसके जो वर्क है वो अंडरस्टूड है कि इलास्टिसिटी और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, एग्जाम्पल में ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल में आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लूजली कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिपोज टिश्यू. नेक्स्ट क्या है आपका, एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू एक्ट एज अ फैट स्टोरेज. ठीक है, ये क्या काम करेगा, इसका तो मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर भी बताया था. कैसा होता है, इसका बहुत बड़ा सा सेल होता है और कॉर्नर पर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसके अंदर क्या स्टोर होता है बच्चों, ये अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है, फैट को स्टोर करके रखता है. तो इसके सेल्स आपको ऐसे बड़े बड़े सेल्स नजर आएंगे. ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, एक एडिपोज टिश्यू है. ठीक है, इसमें क्या होंगे आपके, इट कंटेन्स फैट सेल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स. क्या बोलते हैं, इट कंटेन्स फैट सेल्स. इन फैट सेल्स को क्या बोला जाता है, एडिपोसाइट्स. ठीक है, तो होता क्या है, जनरली जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट स्टोर होता है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, इन एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर होता है. और अगर जनरली हम देखें कि एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में कहाँ पे होगा, मोस्टली कहाँ होगा, वैसे तो अंडर द स्किन होता है ये प्रेजेंट,
बट मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जब भी हम ज्यादा हमारी डाइट होती है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है, तो उस टाइम पर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे टमी के आसपास या थाइज में वहां पे फैट ज्यादा स्टोर होने लग जाता है, क्योंकि क्या है, जनरली जो एडिपोज टिश्यू है वो टमी के आसपास और आपकी थाइस के आसपास ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ये फैट को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और स्टार्विंग के टाइम पे जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है लेकिन आपने कुछ खाया नहीं है, तो उस टाइम पे बॉडी जो आपके बॉडी के अंदर जो ये फैट स्टोर है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अपने आप को फीड कराती है, ठीक है। ऐसे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हाँ, इसमें एक काम क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ये क्या दे रहा है हमारी बॉडी को, एनर्जी। और इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, ठीक है। और क्या काम करता है बच्चों, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, मतलब जहां पे भी आपको फैट सेल्स मिलेंगे, एक तरीके से हमारे बॉडी को ये थोड़ा गर्म रखने की कोशिश करता है। जैसे बाहर की अगर टेम्परेचर ज्यादा लो है तो हमारी बॉडी अपने हिसाब से अपने बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। तो एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो एज अ इंसुलेटर भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे दो तरीके के फैट होता है। एक होता है बच्चों आपका व्हाइट फैट और एक होता है ब्राउन फैट। एक क्या होता है आपका ब्राउन फैट और एक होता है आपका व्हाइट फैट, ठीक है। ब्राउन फैट ये प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है। ये आपको कहाँ दिखेगा, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये होता है। अच्छा, और व्हाइट फैट सेल्स किस में होते हैं, व्हाइट फैट किस में प्रेजेंट होता है, ये अडल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन अडल्ट। और ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया का काउंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाइट फैट। व्हाइट फैट में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। और व्हाइट फैट क्या होता है, व्हाइट फैट आपका मेटाबोलाइज स्लोली, ये आपका बहुत स्लोली मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्राउन फैट की बात करूँ तो ब्राउन फैट इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो फास्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। जिनकी बॉडी में ब्राउन फैट ज्यादा होता है, इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपको मोर हीट जनरेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो मेटाबॉलिक रेट है वो व्हाइट फैट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा है, ओके। और व्हाइट फैट स्टोर कैलोरीज, क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो है, ये धीरे धीरे सब चीजों को जो मेटाबॉलिज्म है यहाँ पे धीरे धीरे वर्क करता है, तो इसीलिए यहाँ पे कैलोरीज ज्यादा स्टोर होके रहती हैं। Now move to the other tissue and dense connective tissue. Now move to the dense connective tissue. Dense connective tissue, ओके। अभी मैंने क्या बताया था आपको, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके जो ये जो सेल्स होंगे, जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट होंगे, वो कॉम्पैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसमें होते हैं आपके टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, टेंडेंस एंड लिगामेंट,
अब टेंडेंस क्या होता है? टेंडेंस क्या होते हैं बच्चों? जो बोन को कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल्स, ठीक है, जो बोन टू मसल्स का जो कनेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके टेंडेंस की वजह से होता है। तो ये क्या करते हैं? हमारे मसल्स को अटैच करती हैं बोन से, ठीक है, अटैच बोन टू मसल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी जो बोन है वो हमारी मसल से कनेक्टेड है, अटैच है। तो वो किसकी वजह से अटैच है? वो एक टेंडन की वजह से अटैच है। अच्छा, और लिगामेंट क्या करता है? ये बोन टू बोन कनेक्शन बनाता है। जैसे कि ये हाथ का, ये बोन का जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से बना हुआ है? वो लिगामेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इट अटैच बोन टू बोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे भी बोन टू बोन कनेक्शन होगा, जैसे कि हैंड में, शोल्डर में भी, यहाँ पे आपके नी में भी, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? लिगामेंट प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Third one is specialized connective tissue. Specialized connective tissue. Specialized connective tissue में फर्स्ट क्या था आपका? कार्टिलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेज की, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज कैसा होता है बच्चों? कार्टिलेज एक इलास्टिक सब्सटेंस होता है, मतलब ये इट इज अ काइंड ऑफ बोन, बट ऐसी बोन जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। क्योंकि कार्टिलेज में इलास्टिसिटी इस वजह से होती है क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? ये बना हुआ है आपका कोलेजन फाइबर से। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन एंड कोलेजन। और कौन सा? इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर से बना होता है। इसीलिए ये कैसा होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। ये कैसा होता है आपका? कैसा होगा ये? सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या होता है? लचीला। इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा कैसा होगा बच्चों? लचीला होगा, ठीक है। और रेजिस्ट कंप्रेशन के मतलब कि ये कुछ भी कंप्रेशन हो उसको यहाँ पे ये रेजिस्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी अभी। और जो कार्टिलेज की जो सेल्स होती है वो एक इनक्लोज्ड होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है इनकी सेल्स को? क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्ड्रोसाइट्स। इनकी जो कैविटी में प्रेजेंट होती है क्या होती है? कॉन्ड्रोसाइट्स होती है। अच्छा, अब कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ पे होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर मैं फील करूं तो नोज की टिप, अगर आप नोज की टिप को हाथ लगा के देखोगे, अपना टच करके देखोगे, तो आपको कैसा लगेगा? ये थोड़ी फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक सी है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ नोज, ठीक है। और कहाँ पे है? आप खुद फील करके बताएं मुझे कहाँ पर है। और कहाँ पे आपको ये फील होगी? ये आपको होगी ईयर पे, ठीक है। ये जो इसका पन्ना वाला पोर्शन है, जो ईयर वाला होता है, जहाँ पे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको टच कर सकती हूँ। ये थोड़ा सा, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे हमारी बोन्स बिल्कुल हार्ड होती है, आप उसे इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट ये जो है आपका बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ईयर में, ईयर लूब्स में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईयर लूब में ये प्रेजेंट होती है, ओके। और एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिबल हुक के, हाँ। और कुछ जॉइंट में, जैसे कि जो ये आपकी वर्टिबल कॉलम है, पीछे की वर्टिबल कॉलम के बीच बीच में भी आपके कार्टिलेज प्रेजेंट
होती है, जो कि उसको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप आगे पीछे हमारी नेक पे मूव कर पा रही हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक हो गया आपका कार्टिलेज एंड सेकंड वन इज बोन। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू क्या है आपका? बोन। और जो बोन है कनेक्टिव टिश्यू, बोन सेल को हम बोलते हैं ओस्टोसाइट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को क्या बोला जाता है बच्चों? ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये क्या है आपकी? बोन सेल्स। बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। अच्छा, अब ओस्टियोसाइट्स में आपको क्या मिलेगा और बोन्स में आपको क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर ये और होती है आपका विद कोलेजन फाइबर। यहाँ पे भी आपको कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है। और बोन का काम क्या है? बोन आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक फ्रेम देता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट। क्या करता है ये? आपको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है। हमारी बॉडी का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो क्या है? वो बोन्स है। बोन्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक फ्रेम है जो हमारा, वो किस चीज का है? वो बोन से बना हुआ है। और जो बोन्स है वो किससे बनती है? सॉल्ट से बनती है। किससे? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। किससे बनी है बच्चों बोन? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, बोन्स भी कैसी होती है? कॉम्पैक्ट होती है, स्पॉन्जी होती है। ठीक है, बोन कैसी होगी आपकी? कॉम्पैक्ट होगी और स्पॉन्जी होगी। देखो, ये एक बोन है, ठीक है ना। इस बोन में अगर मैं कॉर्नर बिल्कुल एंड वाला पार्ट देखूं तो ये किसका बना होता है? स्पॉन्जी बोन सेल, बोन मैरो सेल्स भी बोल सकते हैं आप। स्पॉन्जी सेल्स का बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों? रेड इन कलर, स्पॉन्जी रेड बोन मैरो सेल्स, ठीक है। और अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? येलो बोन मैरो सेल्स। सेंटर में क्या है आपकी? येलो बोन सेल्स, येलो बोन सेल्स। और सेंटर में इट इज इन कलर ऑफ येलो। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं कॉर्नर पे देखूं तो यहाँ पे स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, रेड बोन मैरो सेल्स होती है। और बोन मैरो सेल्स का काम क्या होता है? रेड बोन मैरो सेल्स किस में काम करती है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ, यस, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड को बनाने में, ब्लड सेल्स जो बनती हैं आपके, आरबीसीज बनती हैं, वो कौन बनाता है? बोन मैरो सेल्स बनाती हैं। ओके, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ बॉडी, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लड। नेक्स्ट है आपका ब्लड। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है आपका ब्लड। ओके, ब्लड किसी तरीके का कोई प्रॉपर कोई वैसे सेल नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरीके से ब्लड को एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कनेक्शन की तरह बिल्ड हो रहा है। मतलब पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, इस टाइम पे भी ब्लड फ्लो हो रहा है। इसीलिए इसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे? ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? प्लाज्मा, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, और आपके आरबीसीज, ब्लड के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड का मेन काम क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, पूरा कम्युनिकेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो किस में काम करेगा बच्चों? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या करेगा ये? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। और किस में हेल्प करता है?
ब्लड के थ्रू ही हम गैसेस को एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी ब्लड के थ्रू होता है। और ब्लड का एक काम क्या होता है, ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका ब्लड। नाउ आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चन। आई होप यू विल गिव मी आंसर, ठीक है। नाउ आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमने इतना सारा कुछ पढ़ा है उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इन, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are not used immediately, the excess of nutrients which are not used immediately, are converted into fats, एंड स्टोर्ड इन, ठीक है। फैट्स एंड स्टोर्ड इन, आपको इसका आंसर बताना है। आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज एरियोलर टिश्यू, okay. B is loose connective tissue, C is adipose tissue, and D is reticular tissue. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in. इसका सही आंसर, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एरोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। As we all know that it is a adipose tissue, okay. And one more question is question number 2, the supportive skeletal system, the supportive skeletal structure, the supportive skeletal structure in the human, the supportive skeletal structure in human present in external ear and in the tip of nose. Present in external ear and tip of nose, okay. इसका है आपका ऑप्शन, आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस। लिगामेंट, B टेंडन, C कार्टिलेज, D है आपका बोन, okay. The supportive skeletal structure in human present in external ear and tip of nose. क्या प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर और टिप ऑफ नोज में? क्या प्रेजेंट होता है आपके? वेरी गुड, कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज। उसकी वजह से ही जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहता है, प्लाएबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, बट जो बोन्स होती है वो आपकी नॉन प्लाएबल होती है। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास,
and I hope you enjoy this video, and thank you so much for watching my video. Thank you.